हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम यूनिट कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है 17वीं शताब्दी का संक्रमण, जिसमें हमने मराठास और सिख के बारे में पढ़ना है। मराठास के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, जो इससे प्रीवियस वीडियो थी, वो उसका पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 ये चल रहा है, सेम चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का यूनिट रहेगा, यूनिट नंबर 3 पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700 हमारा पेपर का नेम है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मेरी जो बाकी की वीडियोज़ होती हैं उसके कंपेयर में थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। आपको सिख जो धर्म है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से इसका उदय होता है और एंड तक क्या चलता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद किसी भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका परिचय मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है जो सिख शब्द है, ठीक है, उसका मतलब होता है शिष्य। और ये जो लोग होते हैं ना, सिख ईश्वर के वे शिष्य होते हैं जो 10 गुरु, जो भी इनके 10 गुरु थे, ठीक है, उन्होंने जो भी लिखा, जो भी शिक्षाएं दी, उनका पालन करते हैं, तो वो हो जाते हैं सिख। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम की शुरुआत करने से पहले उनको ईश्वर को याद करना चाहिए, और उसको बोलते हैं, मतलब काम की शुरुआत से पहले जो ये ईश्वर को याद करते हैं ना, उसको सिमरन बोलते हैं। ईश्वर को याद करने की जो संज्ञा इन्होंने दी है वो सिमरन दी है। विश्व भर में 25 मिलियन से भी अधिक लोग हैं जो सिख आबादी के हैं, और सबसे ज़्यादा जो सिख लोग रहते हैं वो भारत के पंजाब राज्य के अंदर निवास करते हैं। अब हम देखते हैं जो सिख हैं वो अपने जो पंथ है उनका गुरुमत। गुरुमत का क्या मतलब होता है? गुरु का मार्ग, द वे ऑफ गुरु, ठीक है, वो जो पंथ है उसको गुरुमत कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार जो सिख धर्म है उसकी स्थापना किसने करी है? गुरु नानक देव जी ने करी है, ठीक है। इनका जन्म होता है 1469 में, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो जाती है 1539 में। और इनके बाद में जो 9 अन्य गुरु आते हैं वो इस धर्म का नेतृत्व करते हैं। सिख मानते हैं कि सभी 10 मानव जो गुरु थे उनमें एक ही आत्मा का वास रहता है, और जो 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जो जन्म होता है वो होता है 1666 में, और इनकी मृत्यु 1708 में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अनंत गुरु की जो आत्मा है वो स्वयं को सिख धर्म के पवित्र जो इनका ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेती है, और उसी के उपरांत जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो एकमात्र गुरु बन जाते हैं। फिर जो इनके 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव के समय तक सिख धर्म स्थापित हो चुका था, यानी कि जब 5वें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जब तक उनका जो शासनकाल आता है उस धर्म की स्थापना हो चुकी थी, सिख धर्म की। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में व्यक्त किया था, और जो इनका जो पवित्र ग्रंथ था, सिख पवित्र लेखों में पहला जो प्रमाणिक पुस्तक थी आदि ग्रंथ का संकलन भी इन्होंने किया, अर्जुन देव जी ने। अब हम देखेंगे जो सिख धर्म है उसमें दर्शन और मत क्या है, यानी कि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आती है एक ओंकार। इनमें नारा भी लगता है एक ओंकार का, कि इसका मतलब होता है ईश्वर एक ही है और सभी धर्म के लोग जो हैं वो एक ही ईश्वर को फॉलो करते हैं। और इनका दूसरा पॉइंट ये है कि जो मानव आत्मा है वो मतलब मानव का रूप प्राप्त करने से पहले जरा और मरण के चक्र से गुजरती है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह अनुकरणीय अस्तित्व का निर्वहन करना है, ताकि ईश्वर के साथ समागम हो सके। उसके बाद इनका तीसरा मत आता है कि जो सिख हैं वो ये बोलते हैं कि हमें हर वक्त ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे आध्यात्मिक और जो लौकिक दायित्व है उसके बीच में संतुलन बना के रखते हुए सदाचार और सत्यनिष्ठा का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके अलावा ये कहते हैं सिख धर्म में कि उपवास, तीर्थ यात्रा, अंधविश्वास का पालन, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों, इन सब की निंदा करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पंजाबी होते हैं, जो सिख होते हैं ना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि उपवास रखना किसी चीज़ के लिए या किसी भी तरीके की यात्राएं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कैजुअली बस जाते हैं अमृतसर तक गोल्डन टेम्पल देखने। उसके अलावा तो मैंने आज तक नहीं सुना कि उनकी भी कोई यात्रा वगैरह होती हैं।
अब हम देखेंगे जो सिख धर्म है उसमें 4 अनुष्ठानों के बारे में जिक्र किया गया है। तो सिखों के कर्तव्य का निर्दिष्ट करने वाली पुस्तक सिख रहित मर्यादा 4 अनुष्ठानों का प्रावधान करती है, जिन्हें संस्कार मार्ग कहा जाता है। तो पहला अनुष्ठान है इनका जन्म और गुरुद्वारे में आयोजित नामकरण समारोह। दूसरा अनुष्ठान है इनका विवाह समारोह। तीसरा अनुष्ठान है और सबसे महत्वपूर्ण अमृत संस्कार। और चौथा है अंतिम संस्कार समारोह। तो ये हो गए 4 समारोह, यानी कि 4 अनुष्ठान। अब हम देखेंगे जो सिख धर्म है उसमें 3 कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है, जिनका पालन करना चाहिए। पहला है प्रार्थना, ठीक है, यानी कि सिमरन करना, कृत्य और कार्य और दान। अब इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। नाम जपना, कि ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। किरत करना, कि जो सिख है वो हमेशा जो अपनी आजीविका अर्जित करेगा, यानी कि जो वो पैसा अर्जित करेगा, वो जो है वो ईमानदारी वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सत्य पर आधारित है और ईश्वर को सत्य ही पसंद है। तो ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल अपराधों से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि जुए, भीख, शराब और तम्बाकू जैसे उद्योग जो होते हैं, जो ऐसे काम होते हैं ना, इनको भी करने से बचना चाहिए एक सिख को। और वाण छकना, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है अपनी कमाई को दूसरों के साथ साझा करना, अर्थात दूसरों को दान देना और उनकी देखभाल करना। अब हम देखेंगे कि जो सिख धर्म है उसमें 5 दोष बताए गए हैं कि इन 5 दोषों से बच के रहना है हमेशा। तो वो 5 दोष जिनसे बचने की कोशिश करना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले गलत काम से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह से बच के रहना चाहिए और अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक होते हैं जो हर एक धर्म बोलते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, वही चीज़ें बोलता है हमारा सिख धर्म भी। अब यहाँ तक आते आते ना हमने सिख धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बन जाएगा। तो पिछले 7 मिनट जो थे वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना 20 नंबर का, उसमें से हमने ऑलमोस्ट 4 नंबर का कवर कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे सिख साम्राज्य की स्थापना की। तो मैं आपको कुछ चीज़ें वर्बली भी बता देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हुई थी कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, ठीक है। और जो हमारे 10वें गुरु आ जाते हैं, वहाँ आते आते जो खालसा था, ठीक है, खालसा पंथ था, उसकी भी शुरुआत हो जाती है। तो हमारे 10वें गुरु, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह एक पर्सन को चुनकर जाते हैं कि अब जो आगे का रहेगा, पॉलिटिकल लीडर जो होंगे वो अब आप बनोगे मेरे बाद। तो वो जो पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? बंदा बहादुर, उनका नाम होता है बंदा बहादुर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि जो बंदा बहादुर जी हैं, इनका नाम रियल में बंदा बहादुर था? तो नहीं, इनका नाम जो था वो रियल में बंदा बहादुर नहीं था, इनका नाम लक्ष्मण देव था, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर का नाम दिया था। नाम से आप समझ गए होंगे कि क्यों दिया बंदा बहादुर, यानी कि जो बंदा बहादुर है। तो इन्होंने काफ़ी सारे प्रयास करे सिख धर्म को सही तरीके से नेतृत्व करने के। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर एक नेता के रूप में उभरे और पंजाब की निचली जाति और किसान को एकजुट कर लिया, यानी कि यहाँ से जो साम्राज्य थी उसकी स्थापना होती है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए ना कि संस्थापक कौन थे सिख साम्राज्य के, तो वो बंदा बहादुर नहीं थे। बंदा बहादुर जी ने प्रयास किया बट वो सफल नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट जो रियल संस्थापक बताए जाते हैं वो, उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता रही, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बंदा बहादुर को चुना जाता है कि आप आगे सिख धर्म का नेतृत्व करोगे, और ये क्या करते हैं, निचली जाति और जो किसान होते हैं सभी को एकजुट कर लेते हैं। उनका मुगल सेना के साथ भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन उन्हें उच्च वर्ग और जातियों के साथ अभी भी शक्तिशाली मुगल केंद्र के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। बहुत इन्होंने प्रयास करे, अच्छी सेना खड़ी करी, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा सफल नहीं हो सके और एट द एंड उनका भी देहांत हो जाता है। अब जब
बंदा बहादुर जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ मृत्यु कैसे होती है। अब जो बंदा बहादुर जी थे उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश करी। तो जो मुग़ल साम्राज्य के राजा थे ना, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हाँ जो सिख साम्राज्य है उसकी स्थापना हो रही है, सेना तैयार की जा रही है। तो जो बंदा बहादुर जी थे और उनकी सेना थी ना, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के कुछ इलाकों पे हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। तो वो चीज़ जो थी मुग़ल शासक को पसंद नहीं आई, इसलिए मुग़ल शासक ने अपनी सेना को ये ऑर्डर दिया कि जाओ जो बंदा बहादुर जी हैं उनको पकड़ के दिल्ली लेके आओ। तो बंदा बहादुर जी को पकड़ के दिल्ली लाया जाता है और वहाँ पे जो मुग़ल राजा होता है वो ये ऑर्डर पास करता है कि जो बंदा बहादुर जी हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएँ। तो सेम चीज़ होती है, वहाँ पे उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसी के साथ जो बंदे बहादुर जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके आगे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो इतने बड़े साम्राज्य को सही तरीके से चला पाए, जिस कारणवश जो पूरा का पूरा साम्राज्य होता है वो अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता जाता है, जिसको मिसल कहते हैं। और जो पूरा का पूरा साम्राज्य होता है वो टोटल 12 मिसलों में विभाजित हो जाता है। अब उसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसल होती है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उस मिसल ने ही आगे जो था वो सारा का सारा चीज़ें संभाली। अब हम कुछ चीज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि जो सिख साम्राज्य है उसकी भौगोलिक विस्तार किस तरीके से हुआ। तो खालसा के आधार पर महाराजा रणजीत सिंह ने अलग अलग सिख मिसलों को एक राजनीतिक ताकत में एकजुट करके सिख साम्राज्य की स्थापना करी। और जो साम्राज्य है पश्चिम में खैबर दर्रे से लेके उत्तर से कश्मीर, दक्षिण से सिंध और पूरब से तिब्बत तक फैला हुआ था। साम्राज्य का मुख्य भौगोलिक पश्चिम पंजाब क्षेत्र था, यानी कि जो मेन जो हिस्सा था इस साम्राज्य का वो था पंजाब। और ये कुछ क्षेत्र दे दिए गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इनका क्षेत्र था। अब यहाँ पे एक नाम आ जाता है राजा रणजीत सिंह। ये कौन थे? अब मैंने आपको बताया 12 मिसलें वहाँ पे लाके खड़ी कर दी गई थी कि 12 मिसल में हमारा जो साम्राज्य है वो विभाजित हो जाता है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एक मिसल थी जो थी महाराजा रणजीत सिंह की। ये मिसल क्या होती है? मिसल एक टाइम पे आके इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है कि वो बाकी सारे मिसल्स को कब्जे में करके दोबारा से सिख साम्राज्य की स्थापना करती है। और जो वास्तविक संस्थापक होते हैं सिख साम्राज्य के, इसी के साथ राजा रणजीत सिंह को वास्तविक संस्थापक घोषित कर दिया जाता है सिख साम्राज्य का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, अब उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो उनका जो जन्म होता है वो 1780 में होता है और 1839 में उनका देहांत हो जाता है। तो इन्होंने अपनी राजनीति लाहौर को अफगान आक्रमणियों से मुक्त कराने के बाद शेर पंजाब यानी कि पंजाब के शेर की उपाधि ले ली थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत बड़ी सेना जो थी वो एकत्रित करी और अपनी सेना को बहुत अच्छे से ट्रेन किया। उसके अलावा इन्होंने बड़ी संख्या में यूरोपीय अधिकारियों को भी अपनी सेना के अंदर और अपने जो प्रशासन था उसके अंदर नियुक्त कर लिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो गोल्डन टेम्पल जिसको आज की डेट में कहा जाता है हरि मंदिर साहिब, उसमें सोना मढ़वाया। ठीक है, और उसी के बाद से इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो इससे हमें एक और पॉइंट पता चल गया कि जो अमृतसर में जो सोना मढ़वाया गया है वो मतलब अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है वो किसने बनवाया? वो बनवाया था राजा रणजीत सिंह ने। जो राजा रणजीत सिंह है उनका जन्म होता है 13 नवंबर 1780 में। गुजरांवाला जगह है वहाँ पर हुआ है, जो कि अब जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है वो जगह। इनके पिताजी का नाम महासिंह है और उनकी वो एक लौती संतान है राजा रणजीत सिंह, जिनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1792 में राजा रणजीत सिंह एक सिख समूह शुक्राचार्यों से प्रमुख बने। मैंने आपको बताया था ना 12 जो मिसल थी उसमें डिवाइड हो गया था सिख साम्राज्य, और एक सबसे शक्तिशाली मिसल थी जो कि शुक्रचक्यो नाम की एक मिसल थी जो कि सबसे ज़्यादा प्रबुद्धशाली थी। और उसी के जो प्रमुख थे वो थे राजा रणजीत सिंह। और यह जो मिसल थी इसने धीरे धीरे सारी बाकी की 11 मिसल को ख़त्म करके सिख साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे कर दी। और उसके बाद इन्होंने
अब इसमें एक पॉइंट करने वाली चीज़, सॉरी नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि जो राजा रंजीत सिंह थे ना, उन्होंने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि जो राजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई। किस किस को राजधानी बनाया? सबसे पहले तो उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल था लाहौर उनका, और जो उनका रिलीजियस कैपिटल था वो था उनका अमृतसर। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई, पहली लाहौर, दूसरी अमृतसर। लाहौर थी उनकी राजनीतिक राजधानी, और जो उनकी वो थी अमृतसर थी उनकी रिलीजियस कैपिटल। और इन्होंने क्या किया था, लाहौर को अफ़गान आक्रमणियों से मुक्त कराया था और उसके बाद इसको राजधानी बनाया। और जब ये इस आक्रमण को ख़त्म करा के लाहौर को राजधानी बनाते हैं, उसके बाद इनको पंजाब का शेर यानी कि शेर पंजाब की उपाधि भी मिल जाती है। अब कुछ विरासतें भी देख लेते हैं कि जो राजा रंजीत सिंह थे वो इतने ज़्यादा अच्छे राजा थे, ठीक है, इतने बुद्धिमान थे, तो उनकी विरासतें भी होंगी कुछ। तो उनकी विरासत है, महाराजा जो थे वो अपने न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। दोनों में ऐसा नहीं था कि वो हिंदू को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे या मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे या सिखों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। उनके लिए सभी के सभी धर्म बराबर थे। और उन्होंने जो अमृतसर में जो हरिमंदिर साहिब है उसमें भी सोना चढ़वाया, यानी कि तभी उसको स्वर्ण मंदिर आज कहा जाता है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसकी बात कर रही हूँ मैं अभी। और इन्होंने महाराष्ट्र में जो नांदेड़ है वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके अंतिम विश्राम स्थल पर हजूर साहिब गुरुद्वारा के वित्तीय पोषण का भी श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जो राजा रंजीत सिंह है उनको दिया जाता है। तो ये इनकी होगी विरासतें। अब हम देखेंगे कि जो राजा रंजीत सिंह है उनकी मृत्यु कब होती है और कैसे होती है। तो ये एक बहुत बड़े विजेता के रूप में आए थे। लाहौर शहर के अंदर इन्होंने प्रवेश किया था और अंतिम जो इनकी सांस ली जाती है वो भी लाहौर में ही ली जाती है। लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में, और इनकी मृत्यु के केवल 6 वर्ष पश्चात ही इनके द्वारा खड़ा किया गया सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है सिर्फ 6 साल के अंतर्गत। और इसके ध्वस्त होने का जो मुख्य रीज़न होता है वो ये होता है कि जो उनका प्रतिद्वंदी यानी कि सामने वाला जो समूह था जो इनके सपोर्ट में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष देता है सिख साम्राज्य को। इसी के साथ 6 साल बाद जो साम्राज्य है वो ध्वस्त हो जाता है। अब जब हमने ये चीज़ देख ली कि जो राजा रंजीत सिंह थे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक साम्राज्य इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा के साथ इतनी तेज़ उन्नति के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, उनके पास सेना इतनी ज़्यादा अधिक है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेना है, तो जो बाकी के जो साम्राज्य है उनका तो खौफ खाना लाजमी था। तो सेम चीज़ होती है, एक तरफ मुगल शासन हो रहा होता है और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया, ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे राजा रंजीत सिंह। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो मुगल शासक होते हैं उनको तो इतना खैर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लड़ाकू टाइप के होते हैं, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो थोड़ी सहम जाती है राजा रंजीत सिंह को देख के। उनको ये लगता है कि किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है कि राजा रंजीत सिंह हमारे क्षेत्र पे आके कब्जा जमा ले, लेकिन हम राजा रंजीत सिंह के क्षेत्र पे जाके कब्जा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सेफ साइड प्ले कर जाती है और अमृतसर की एक संधि वहाँ पे होती है जो कि होती है 1809 के अंतर्गत। अब इस संधि के अंतर्गत क्या होता है, इस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिख साम्राज्य है उसके संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह, इनके बीच में एक समझौता होता है, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सतलज नदी है उससे ऊपर वाला जो एरिया है वो सब राजा रंजीत सिंह का है और जो उसके बाद वाला एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो ना ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे एरिया में आएगी और ना ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया में जाएंगे। यही होती है अमृतसर की संधि। अब ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका प्रतिनिधित्व उस टाइम पे कौन कर रहे थे? चार्ल्स टी मैकफर्सन, ठीक है, ये इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जो सिख साम्राज्य था उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? राजा रंजीत सिंह कर रहे थे। तो यही थी हमारी अमृतसर की अब क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको ये तो पता होता है कि हम राजा रंजीत सिंह
का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उनके जीते जी। ना लड़ाई से कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना संधि से कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ना ही किसी और तरीके से। अब संधि तो हो गई है, ये तो वो एक सेफ साइड प्ले कर गए, बट उनको क्या चाहिए था कि जो सिख साम्राज्य है उस पर भी हमारा राज हो। तो वो वेट करते हैं कि राजा रंजीत सिंह का देहांत हो जाए बस किसी तरीके से। और एक टाइम ऐसा आता है कि राजा रंजीत सिंह का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद जो राजा रंजीत सिंह होते हैं उनकी 4 संतान होती हैं, ठीक है, यानी कि उनके 4 बेटे होते हैं, राजा खड़क सिंह, इशार सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। अब सबसे पहली चीज़ आती है इनमें से राजा कौन बना। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले खड़क सिंह राजा बने, बट कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इशार सिंह राजा बने, कुछ टाइम शासन करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। शेर सिंह बने, कुछ टाइम शासन करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली फिर बनते हैं राजा दिलीप सिंह, इसके राजा अगेन, क्योंकि जो उससे पहले के जो 3 बड़े भाई होते हैं उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है कुछ कुछ अंतराल के अंतर्गत। तो एंड में जो राजा दिलीप सिंह होते हैं सबसे छोटे, वो उस राजगद्दी को संभालते हैं। बट जो राजा रंजीत सिंह होते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से वो डायरेक्ट शासन करने की हालत में नहीं होते उस वक्त। अब हम देखेंगे कि जब राजा दिलीप सिंह है अब उनको शासन गद्दी पे बैठा दिया गया है, तो अब होता क्या है। आप सभी को मैंने बताया जो राजा दिलीप सिंह है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है, और जो राजा रंजीत सिंह है उनके मरते ही जो पंजाब है उसकी दशा जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो उनके 3 बेटे हैं उनकी लगातार मृत्यु हो जाती है, जिस कारण दिलीप सिंह को जो गद्दी पे बैठाना पड़ता है। अब साथ ही साथ क्या होता है, जो दिलीप सिंह है वो पंजाब के अंतिम शासक होते हैं जो सन 1843 में राजा बने। राज्य का काम उनकी जो माँ होती हैं जिंदा या फिर जिंदन, 2 नाम थे, रानी जिंदा भी कहा जाता था और रानी जिंदन भी कहा जाता था उनको, वो देखती हैं। तो जो औपचारिक रूप से यानी कि जो दस्तावेज के हिसाब से डॉक्यूमेंटल टाइप में जो राजा दिलीप सिंह थे वो शासन कर रहे थे, बट क्योंकि उनकी उम्र कम थी इस वजह से राजा दिलीप सिंह के नाम पे शासन कौन कर रहा था, उनकी माँ रानी जिंदन। इस समय अराजकता फैली हुई थी जिस वजह से जो खालसा सेना थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। सेना की जो शक्ति थी उससे जो भयभीत होकर दरबार के जो स्वार्थी सिख थे उन्होंने खालसा को 1846 में प्रथम सिख इंग्लो युद्ध में भिड़ा दिया, जिसके बाद सिखों की हार हो जाती है। और जो सतलुज की बाईं ओर का जो सारा क्षेत्र होता है वो दोआब का सारा क्षेत्र अंग्रेज़ों को देना पड़ जाता है दंड के रूप में। और उसी के साथ हर्जाना भी उनको कुछ देना पड़ता है, कितने रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी जो सिख साम्राज्य होता है उसको देना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो अंग्रेज़ होते हैं वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि आपने लड़ाई करवाई तो अब क्या होगा, अब एक हमारा चांसलर होगा जो आपके एरिया में रहेगा, उसी के साथ हमारी कुछ सेना होगी जो आपके एरिया में रहेगी, और हमारे सेना का जो भरण पोषण होगा, जो फंड्स उस पर यूटिलाइज होंगे, वो सब कौन देगा, वो सब सिख साम्राज्य देगा। ठीक है, तो देखिए एक तो उनका एरिया गया, सबसे मेन जो उपजाऊ एरिया था दोआब वाला क्षेत्र वो चला गया। उसके बाद उनको 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़े। फिर और सोने पे सुहागा हुआ कि जो चांसलर था वो उनके एरिया में घुस पड़ा। उसके बाद एक सैनिक टुकड़ी भी आ गई, ठीक है, अंग्रेज़ों की, जो जिसका खर्चा कौन उठाएगा, पंजाबी लोग उठाएंगे यानी कि सिख साम्राज्य उठाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। और ये जो सब नियम थे, ये जो सारे कानून बनाए गए थे ना इस लड़ाई के बाद, ये किस संधि के अंतर्गत बनाए गए थे, लाहौर की संधि के अंतर्गत बनाए गए थे। और ये संधि कब हुई थी, 1846 में। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लो सिख वॉर होता है जो इसमें सिख हार जाते हैं। और सिखों के हारने के बाद ये कह दिया जाता है, मतलब एक संधि होती है लाहौर की संधि जो कि 1846 में होती है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि आप हमें 1.5 करोड़ रुपए दोगे, सतलुज का जो भी दोआब वाला क्षेत्र है वो हमारा हो जाएगा, उसके अलावा हमारी सैनिक टुकड़ी आपके एरिया में रहेगी जिसका खर्चा आप उठाओगे, उसके अलावा हमारा एक चांसलर होगा जो कि आपके एरिया में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हो रही थी। अब इसी के साथ पता है आगे क्या होता है, इतना कुछ हो जाता है कि लाहौर की संधि हो जाती है, सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। उसके बाद एक काम और हो जाता है, खैर ये इतनी जल्दी नहीं होता, ये आने वाले टाइम पे होता है जब दूसरी बार वॉर होती है, इंग्लो सिख वॉर जब होती है ना दूसरी, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, जो रानी जिंदन होती हैं उनको हटा देते हैं।
राज्य से ही, ठीक है। उनकी जो संरक्षणा होती है जो राजा के पास, उसको वहाँ से हटा देते हैं। खैर ये तो आने वाला पॉइंट है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ आने वाली स्लाइड्स में। अब क्या होता है, अब एक नया काम हो जाता है। अब एक नया काम हो जाता है, जो भारत होता है उसमें क्या नया लागू कर दिया जाता है, डॉक्टर ऑफ लैप्स। यानी कि इसके अंदर क्या बोल दिया जाता है कि ऐसे जो भी ऐसे प्रांत हैं, जो भी ऐसे शासक हैं ना, जिनकी अपनी खुद की औलाद नहीं है, जिनकी अपनी खुद की संतान नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपने किसी भी मुंह बोले बेटे को, मुंह बोले बेटी को उठाया और बना दिया शासक। ऐसा काम नहीं होगा। अब वो ये बोलते हैं कि अगर सगा बच्चा है तभी वो बैठ सकते हैं, अदरवाइज जो उनका साम्राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेज़ों के हाथ में। अब इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, इसमें ब्रिटिश द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना एक हिंदू शासक को उत्तराधिकारी अपनाने से रोका और शासक के मरने या त्यागने के बाद उसकी भूमि पे कब्जा करना शामिल कर दिया। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने जैसे सुना होगा, जैसे कि झांसी की रानी, आपने सुना होगा झांसी की रानी जो थी उनका खुद की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने एक गोद लिए हुए बेटे को अपनी राजगद्दी पे बिठाना चाहा था। तब अंग्रेज़ों ने उनको रोक दिया कि नहीं, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, आप किसी को नहीं बैठा सकती हो। अगर आपकी कोई खुद की संतान नहीं है तो आपकी सारी की सारी जो जागीर है, जो जायदाद है, वो सभी की सब अंग्रेज़ों के हाथ में चली जाएगी, आपकी मृत्यु के बाद या फिर आपके त्यागने के बाद। तो इस बात को गलत ठहराने के लिए जो झांसी की रानी, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, तो वो इसी लॉ के अंतर्गत हुआ था। अब आई होप आप लोगों को ये जो डॉक्टर ऑफ लॉ है, सॉरी डॉक्टर ऑफ लैप से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है आगे इसी के साथ, एक्चुअल में होता क्या है, फर्स्ट हमारा जो एंग्लो सिख युद्ध होता है वो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक होते हैं गुलाब सिंह, ठीक है, सॉरी लाल सिंह नाम होता है, गुलाब सिंह नहीं, मैं अभी गलत बोल रही हूँ। लाल सिंह क्या करते हैं, वो देखते हैं इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है सिख धर्म के ऊपर, सिख साम्राज्य के ऊपर, कि सैनिक टुकड़े, जो सैनिक टुकड़ी आई है उसका खर्चा हम उठा रहे हैं, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए हमने दे दिया, अपने जो भूमि थी वो दे दी दोआब वाली, अभी भी जो अंग्रेज़ है वो हम पे कहर ढा रहे हैं। तो क्या करते हैं ना, वो उनको जो लाल सिंह है उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपनी सैनिक टुकड़ी उठाते हैं और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं, जो कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है, यानी कि दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होता है। तो सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जो कि कब होता है, 1848 से लेके 1849 तक होता है। सेकंड जो हमारा ये वॉर होता है, एंग्लो सिख वॉर, इसके अंदर क्या होता है, 3 बार युद्ध होते हैं। एक होता है रामनगर में, जिसके अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। दूसरा होता है चिलियान वाला में, जिसका कोई भी जो रिजल्ट होता है वो नहीं निकलता, यानी कि जो ऊपर वाले जो 2 युद्ध होते हैं, यानी कि रामनगर में और चिलियान वाला में, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, फिजूल में वो लड़ाई हो जाती है। बट जब तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है गुजरात के अंदर, बैटल ऑफ गुजरात। वहाँ पे जब लड़ाई होती है ब्रिटिश सेना और सिख साम्राज्य की सेना के अंतर्गत, उसमें जो सिख सेना है वो हार जाती है, और उसी के साथ क्या होता है, परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है, पंजाब पर कब्जा हो जाता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसके बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बन गए। यानी कि इसी के साथ जो सिख साम्राज्य है वो दूसरे एंग्लो सिख वॉर के साथ यहाँ पे समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और जो पंजाब वाला जो एरिया होता है, लाहौर वाला एरिया, इन सभी पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्वामित्व जता देती है, वहाँ पे उनका राज होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ जो हमारा सिख साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये चैप्टर था वो भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने मराठास के बारे में पढ़ा इससे पहली वाली वीडियो में, पार्ट नंबर 1 में, और वो जो सिख हैं उनके बारे में पढ़ लिया हमने इस वीडियो के अंतर्गत। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाई है मैंने इस चैप्टर की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
तो मेरे वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए। उसी के साथ कोई सजेशन होता है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं। उसी के साथ कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।